क्या आपके घर में 5 लाख, 10 लाख या उससे भी ज्यादा कैश रखा हुआ है? या फिर आप अक्सर कैश में खरीदारी करते हैं? या आपको लगता है कि कैश में लेन देन करने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ऐसी 10 ट्रांजैक्शंस बताने वाला हूँ, ऐसी 10 कैश ट्रांजैक्शंस बताने वाला हूँ जिनकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछ सकता है। लेकिन रुको, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि कैश रखना गैर कानूनी है या हर बड़ा कैश ट्रांजैक्शन गलत है। असल बात यह है कि कुछ कैश ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हो सकते हैं यदि आपकी आय, बैंक रिकॉर्ड और खर्च आपस में अगर मेल नहीं खाते, तो विभाग आपसे, इनकम टैक्स विभाग आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। वीडियो के आखिर में मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो अक्सर लोग करते हैं और बाद में परेशानी में पड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं दिनेश और स्वागत आपको मेरे चैनल पर। मान लीजिए कि रमेश की किराने की दुकान है और उसने साल में थोड़ा थोड़ा करके अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए कैश जमा कर लिए। रमेश जी सोच रहे हैं उन्होंने एक साथ 10 लाख रुपए जमा नहीं किए, उन्होंने थोड़े थोड़े करके डाले हैं, इसलिए इनकम टैक्स विभाग उनसे कोई पूछताछ नहीं करेगा। लेकिन बैंक बड़े कैश डिपॉजिट्स की जानकारी निर्धारित नियमों के अनुसार इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट कर सकता है। अगर रमेश जी की आय जो उन्होंने अपनी ITR में दिखाई है वो इस राशि से मेल नहीं खाती, तो रमेश जी से पूछा जा सकता है कि उनके पास ये पैसा कहां से आया, इसका सोर्स क्या है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर पैसा वैलिड है, आपके पास उसका रिकॉर्ड है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। यदि आपका बिजनेस है और आप एक करंट अकाउंट ऑपरेट करते हैं और आप उस करंट अकाउंट में भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट कर देते हैं, तो भी उसकी जानकारी बैंक द्वारा इनकम टैक्स विभाग को भेजी जा सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, यदि आपका कारोबार है और आपके GST रिकॉर्ड, आपकी ITR, अगर ये सब आपस में मेल खा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिकॉर्ड में बड़ा अंतर है, मान लीजिए कि GST रिकॉर्ड में आपकी उतनी सेल ही नहीं है जितने आपने पैसे डिपॉजिट करवा दिए, तो आप कहां से एक्सप्लेन करोगे? तो उस केस में इनकम टैक्स विभाग आपसे उसकी एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। तो इसलिए अपने पास पूरा रिकॉर्ड रखें, जो भी आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं उसके प्रॉपर बिल अपने पास रखें, तभी आप इनकम टैक्स की जो इंक्वायरी है या उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप दे पाओगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। लेकिन अब जो तीसरा नियम है उसे जानने के बाद आप अपने कैश लेन देन का जो तरीका है वो आज से ही बदल देंगे। मान लीजिए आपकी एक ऑटोमोबाइल शॉप है और आप उसमें कार, बाइक वगैरह बेचते हैं और एक खरीदार आता है, आपसे बाइक खरीदता है और आपको कहता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए कैश ले लो। अक्सर लोग 2 लाख रुपया कैश ले लेते हैं, लेकिन आयकर कानूनों के तहत एक ही व्यक्ति से एक ही लेन देन में या एक अफसर से जुड़े हुए लेन देन में 2 लाख या उससे ज्यादा की राशि कैश लेना वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको या तो पैसे बाय चेक लेने चाहिए या बैंक ट्रांसफर से लेने चाहिए, या उसे बोल दीजिए कि भाई RTGS कर दो या नेफ्ट कर दो। आज भी कई लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी के लेन देन में कैश दिया जा सकता है या लिया जा सकता है, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है उनकी, क्योंकि इनकम टैक्स नियमों के तहत किसी भी प्रॉपर्टी डील में 20,000 या उससे अधिक का एडवांस, बयाना या खरीद मूल्य या बिक्री मूल्य लेना या देना बाय कैश वैध नहीं है, वैलिड नहीं है इनकम टैक्स नियमों के तहत। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी डील करते हैं तो उसको आप बाय बैंक मोड ही उसकी पेमेंट करें, या उसकी जो पेमेंट है वो आप बाय बैंक मोड ही एक्सेप्ट करें, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए कि आप बाजार में ज्वेलरी खरीदने गए
और आपने कोई गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी जिसका बिल बनता है 3 लाख रुपए, और आप दुकानदार से कहते हो कि भाई मुझसे कैश ले लो 3 लाख रुपए, मेरे पास कैश ही है। देखिए, ये कैश पेमेंट करना गलत है, क्योंकि इनकम टैक्स नियमों के तहत 2 लाख या उससे अधिक की पेमेंट इन कैश फॉर परचेज ऑफ ज्वेलरी वो गलत है। ना तो आप कर सकते हैं और ना ही दुकानदार 2 लाख से ऊपर आपसे कैश लेगा। तो इसकी जो पेमेंट है आपको वो बैंक के थ्रू करनी होगी। अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी की। एक मिथ है कि अगर आपने घर में भारी मात्रा में कैश रखा, मान लीजिए कि आपने घर में 20 लाख रुपए रखा, तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। कि ऐसा कोई नियम नहीं है इनकम टैक्स में, कोई कानून नहीं है ऐसा। देखिए, आप पैसा घर में चाहे कितना भी रखो, लेकिन आपके पास उसका एक आंसर होना चाहिए कि आपके पास जो पैसे हैं उसका कोई सोर्स क्या है, वैलिड उसका सोर्स है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तब टेंशन की बात है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या कैश विड्रॉल की कोई अधिकतम वार्षिक सीमा है। देखिए, कैश विड्रॉल की कोई अधिकतम वार्षिक सीमा नहीं है। आप कितना चाहो कैश विड्रॉल करवा सकते हो, लेकिन कुछ केसेस में अगर आप ज्यादा मात्रा में कैश विड्रॉल करते हो तो टीडीएस कट सकता है, बैंक वहां पे आपका टीडीएस काट सकता है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में बार बार कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो भविष्य में आपसे इनकम टैक्स विभाग उसके उद्देश्य के बारे में, उसके सोर्स के बारे में पूछ सकता है कि आप क्यों पैसे जमा कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति के खाते में। क्या कोई ट्रांजैक्शन की है आपने उसके साथ? कई सवाल पैदा हो सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं और अपना पूरा कारोबार या ज्यादातर कारोबार कैश में कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो जीएसटी रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ और बता रहे हैं, आपकी आईटीआर कुछ और बता रही है, आपके बैंक्स जो है वो कुछ और बता रहे हैं, तो इन केसेस में इनकम टैक्स विभाग की नजर आपके ऊपर पड़ सकती है और वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना होने पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। जो अनएक्सप्लेन इनकम पर, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। मान लीजिए कि आपकी जो सालाना इनकम है, जो आप आईटीआर में दिखा रहे हैं, वो 8 लाख रुपए है, लेकिन आप एक 25 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहे हैं कैश में, और आप कैश में ही 10 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। तो इस केस में इनकम टैक्स विभाग आपसे उसका सोर्स पूछ सकता है, आपसे क्वेरी कर सकता है, और आपको उस केस में जवाब देना होगा। और अगर आप जवाब ना दे पाए तो आपको अनएक्सप्लेन जो एक्सपेंडिचर है उस पर टैक्स देना पड़ सकता है। विभाग आपका जो अनएक्सप्लेन जो एक्सपेंडिचर है उसकी पूरी एडिशन कर देगा। रिकॉर्ड नहीं रखना सबसे बड़ी गलती है। कोई हिसाब नहीं रखना, कोई रसीद नहीं रखना, कोई बिल नहीं रखना, ये सबसे बड़ी गलती है। इन फ्यूचर आपसे अगर कोई पूछे कि आपके पास जो पैसा है वो कहां से आया, तो आपके पास जवाब नहीं होगा, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपसे। तो इसलिए पूरे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। जो भी आप ट्रांजैक्शन करें उसका पूरा रिकॉर्ड रखें, जो भी आप कोई सेल करें तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखें, पूरे अकाउंट्स मेंटेन करें, पूरी जानकारी अपने पास रखें, ताकि आपके पास अगर कोई क्वेरी आती है इनकम टैक्स विभाग से, आपके पास उसका जवाब हो। गोल्डन रूल्स क्या है? देखिए, अगर आपको कोई बड़ा लेन देन करना है तो आप उसे बैंक के थ्रू करें, कैश से ना करें। हर लेन देन का रिकॉर्ड रखें, पूरे बिल्स मेंटेन करें, पूरे अकाउंट्स मेंटेन करें, पूरी रसीदें रखें, ताकि आपके पास सारा रिकॉर्ड हो, चाहे वो इनकम का हो चाहे वो एक्सपेंडिचर्स का हो, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करें, ताकि अगर आपके पास कोई क्वेरी आए इनके रिगार्डिंग तो आपके पास उसका जवाब हो। तीसरा, आईटीआर जो आप भरें उसमें आप अपनी सही आय दिखाएं, सही इनकम शो करें। गलत इनकम शो करना या कम इनकम शो करना आपको फंसा सकता है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि इनकम टैक्स विभाग का जो मकसद है वो हर कैश ट्रांजैक्शन पर कार्रवाई करना नहीं है। अगर आपकी इनकम वैलिड है, आपने अपनी आईटीआर में प्रॉपर इनकम दिखाई है, सही इनकम दिखाई है, आपके पास पूरे रिकॉर्ड है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिना नियम जाने
बड़े बड़े कैश ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं, तब आपको दिक्कत हो सकती है। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।